पल्लवी राजपूत और हमारे खास बुलेटिन 5 बजे 10 रिपोर्टर में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ और गाजियाबाद से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिहनी गांव के पास झुग्गियों में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आ रहा है। आग बुझाने में दमकल विभाग की इस समय कई गाड़ियां जुटी हुई हैं। सिहानी गेट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला यूपी के गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी भयंकर यहां पर आग लगी हुई है। सिहनी गांव के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने में दमकल विभाग की कई गाड़ियां इस समय जुटी हुई हैं। सिहानी गेट थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। यहां पर झुग्गियों में भीषण आग लग गई है। और आइए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं, मत मानो, मगर फिर याद रखना, 2-3 साल बाद याद रखना, जब आपका खेत आपके हाथ में से निकल जाएगा, जब आपकी दुकान आपके हाथ में से निकल जाएगी, जब आपका भविष्य अपने हाथ से निकल जाएगा, फिर याद रखना, हाँ राहुल गांधी आया था, उसने बोला था। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मंडी को हटा दिया जाएगा। हिंदुस्तान में कितनी मंडियां हैं? हजारों मंडियां हैं। कितने हैं? 7,000 मंडी। मंडियों में किसान जाते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, मजदूर काम करते हैं, लोडर्स होते हैं, लाखों लोग इन मंडियों में काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुझे बताइए उनका क्या होगा? क्या अदानी और अंबानी और आप मिलकर उनको रोजगार देंगे? आपको लगता है कि अदानी जी इन लाखों लोगों को रोजगार देंगे? सवाल नहीं उठता। ये भूखे मरेंगे सब, ये भूखे मरेंगे सब। आपने छोटे बिजनेस को उड़ा दिया, दुकानदारों को खत्म कर दिया, मिडिल साइज बिजनेस को खत्म कर दिया। रोजगार देश को कौन देता है? ये लोग देते हैं। आज हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। और आप देखना, 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, और फिर देखना क्या होता है। हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। चाइना घुस गया अंदर। हिंदुस्तान की जमीन में आज चाइना बैठा हुआ है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं चाइना नहीं घुसा। 1200 किलोमीटर जमीन हमारी उठा के ले गया है। कैसे सपना देखा चाइना ने कि वो हिंदुस्तान की जमीन में घुस सकता है? मैं बताता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। आज ये देश जो मनमोहन सिंह जी के समय 9% जीडीपी पे चलता था हर साल, आज ये -24% पे है। कहां 9% आगे की ओर, कहां 24% पीछे की ओर। जहां ये देश अपने युवाओं को रोजगार देता था, आज इस देश के युवा आगे पीछे दौड़ते हैं भैया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की मदद करने के लिए इस देश को नष्ट कर दिया है। अभी जनता को बात समझ नहीं आई, अभी ठहरिए, अभी थोड़ा ठहरिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यह देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा, किसान अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाएगा, और चाइना वहां रुकने वाला नहीं है।
चाइना समझ गया है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया है, इसीलिए वो चाइना हिंदुस्तान की जमीन में खड़ा हुआ बैठा है। इसीलिए हमारे जवान 20 जवान शहीद हुए, 20 जवान शहीद हुए। हमारा प्रधानमंत्री कहता है चाइना के लोग इस देश में नहीं आए, तो 20 जवान क्यों शहीद हुए? किसने मारा उनको? किसकी जमीन में थे हमारे जवान? चाइना में थे क्या वो? हिंदुस्तान में थे। तो हिंदुस्तान में थे तो किसने मारा उनको? हमारे 20 लोग कैसे मरे? प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं। किसान से कहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपना माल बेच पाओगे। देश से कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है। छोटे दुकानदार से कहते हैं जीएसटी लो, और अंत में पूरा का पूरा पैसा इन दो लोगों को। ले अंबानी जी, ले अदानी जी, ले अंबानी जी, ले अदानी जी। और 24 घंटे में प्रेस में बैठे हैं, 24 घंटे ये उनका काम करते हैं। इनकी गलती नहीं है, मैं इनको गलती नहीं दे रहा हूं। इनका कंट्रोलर किसी और के हाथ में है। ये बेचारे काम करना चाहते हैं, मगर इनका कंट्रोलर इनके हाथ में नहीं है। इनका कंट्रोलर उन्हीं लोगों के हाथ में है जो आपका खेत छीनना चाहते हैं, उन्हीं के हाथ में है। और इसीलिए आपको टेलीविजन पे ना अमरिंदर सिंह जी दिखेंगे, ना राहुल गांधी दिखेगा, ना गडकरी जी दिखेंगे, ना ममता जी दिखेंगी, कोई नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखेगा। ये आपके देश की, हमारे देश की हालत है, ये हिंदुस्तान की हालत है। और देखिए, सच्चाई से कोई नहीं बचता। अगर देश को आंख बंद करनी है, सही बात कर लो बंद। किसान को आंख बंद करनी है, सही बात कर लो बंद। मगर याद रखना, गुरु नानक ने जो कहा था, सच्चाई आपके सामने आएगी, सच्चाई से आप नहीं बच सकते। कभी ना कभी, कभी ना कभी आपके सामने, चेहरे के सामने सच्चाई आएगी, और आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हमको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। गुरु नानक ने कहा था, अभी आज सच्चाई का सामना करो। इसलिए वो आपके गुरु हैं, इसलिए उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि वो सच्चाई से नहीं डरते थे। सीधा जो था वो कह देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये हिंदुस्तान का और पंजाब का ये इतिहास है। हजारों साल से आप नहीं डरे। जब आपने सच्चाई देखी, आपने उसको माना। यह रास्ता आपके गुरुओं ने आपको दिखाया। इस रास्ते पर आपको चलना ही होगा। इस रास्ते से आप उतर नहीं सकते। यह आपका धर्म है, यह आपके संस्कार हैं, यह आपका इतिहास है। यह मैं आपको बताने आया था। आप देश की रीढ़ की हड्डी हो, आप भूलो मत। कोई साधारण लोग नहीं हो आप लोग। आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो। आप लोगों ने, बाकी प्रदेशों ने नहीं, आप लोगों ने, पंजाब ने इस देश को भोजन दिया। जब यह देश भूख से मरता था, तब पंजाब की जनता खड़ी हुई। पंजाब की जनता ने कहा, हम हिंदुस्तान को भोजन देंगे। ओडिशा ने नहीं कहा था, मणिपुर, मेघालय ने नहीं कहा था। उन्होंने दूसरे काम किए।
मगर पंजाब ने कहा हम इस देश की रक्षा करेंगे, हम इस देश की इज्जत की रक्षा करेंगे और हम इस देश को भोजन देंगे। शायद 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 ये जनरेशन जो है, शायद ये जनरेशन भूल गई, शायद ये जनरेशन भूल गई। मैं सच बोलता हूं, शायद आज की जनरेशन है वो भूल गई। पैसा आ गया, रास्ते खुल गए, मगर ये जो आपके माता पिता थे, उनके जो माता पिता थे, वो नहीं भूले थे। उन्होंने कहा था हिंदुस्तान को भोजन की जरूरत है, हम भोजन देंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर भोजन देंगे। और आज ये प्रधानमंत्री जी आपसे आपका हक छीनते हैं अंबानी को देने के लिए, अदानी को देने के लिए, और आप शांत बैठे हो। हरियाणा शांत बैठा है। मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कैसे हो सकता है कि पंजाब के लोग, बब्बर शेर, गुरु के लोग देखते ही रह जाएंगे, उनकी जमीन छीनी जाए, उनका धन छीना जाए, उनका भविष्य छीना जाए, पंजाब के लोग देखते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री अब अदानी और अंबानी को पैसा देना चाहता है। क्या हो गया आप लोगों को? नहीं, ठहरो, आप लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ पंजाब को नहीं, पंजाब को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, गुजरात को, सबको खड़ा हो जाना चाहिए और कहना चाहिए नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है। आप हमारी जमीन नहीं ले सकते हो, आप हमारा भविष्य नहीं ले सकते हो, हम नहीं लेने देंगे। देखो दिखेंगे क्या कर सकते हो। यह मैं आपसे कहना चाहता था और यह भी कहना चाहता हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता इन लोगों से। जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। आप सबका आप सबको भैया शांत हो जाए। आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं जानता हूं इस देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो पंजाब के लोगों को, पंजाब के किसानों को, पंजाब के मजदूरों को, पंजाब के छोटे दुकानदार व्यापारियों को हिला सकती। मैं जानता हूं कोई भी तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, मगर पंजाब को कोई नहीं हिला सकता। मैं जानता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गांधी जी, ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਵਪਾਰੀਏ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ MLA ਸਤਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। राहुल गांधी का संबोधन सुना आपने। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।
ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ के 110वीं बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 27 सितंबर को पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के संपूरा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों के पास 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था। इसके बाद ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया था। अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। बताया जा रहा है कि पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ के 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल हैं। इलाके को घेर लिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी भी ये सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर। पुलवामा के पंपोर में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ है। पंपोर के कांधीजल ब्रिज पर सीआरपीएफ के 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे, तभी अज्ञात आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। इलाके को फिलहाल घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अहम जानकारी एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। यह हमला हुआ है आज पुलवामा के पंपोर में, जहां सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए जबकि 5 घायल बताए जा रहे हैं। इलाके को घेर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकी जो हैं लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। लगातार आतंकियों की तरफ से सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया जाता रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना से जहां पूरा देश हिल गया है, वहीं मुंबई से सटे नाला सोपारा से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है। यहां भी एक रेप की घटना सामने आई है। नाला सोपारा में रेप के बाद पीड़िता ने खुदकुशी कर ली है। मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से परेशान होकर खुदकुशी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस की ओर से रेप मामले की जांच के दौरान अजीब सवाल पूछे जा रहे थे। वहीं पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को पीड़िता ने रेप की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जानकारी दी गई है कि पकड़ा गया आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता से रेप करता रहा। पीड़िता की मां ने सुसाइड को लेकर पुलिस पर सवाल उठाए हैं। वहीं पीड़िता का सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। हालांकि उसमें पुलिस पर आरोप के बारे में अभी कुछ लिखा हुआ नहीं बताया गया। उसके बाद वो लड़का फरार हो गया। लड़की 4 दिन तक, वो लड़का एक बार बोला मैं जे में हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, ऐसे करके पढ़ाया लड़की को। चौथे दिन में मैं लड़के को फ़ोन की। मैं बोली क्या हुआ, तू किधर है, कभी आएगा? तो बोल रहा है मैडम अभी मैं कुछ पैसा के एडजस्टमेंट में हूँ।
आंटी मैं लेके आ रहा हूँ। उसके अगले दिन से उसका सब कॉन्टेक्ट बंद। मैंने 4 दिन तक जोहा। उसके बाद लड़की ने बोला कि मेरे को FIR लिखाने का है, तो मैं गई थाने पे मेरी लड़की हर एक पुलिस वाले को मेरी लड़की ने खोल के अपना दस्तान बताया। तो गुना रजिस्टर था यहाँ पे, और उसमें जो विक्टिम है उसने कल जो है सुसाइड करवा दिया है। उसके बारे में ADR दाखिल करवाया है और आगे की छानबीन चल रही है। देखिए, इसमें जो है पहले जो लड़की उसी लड़के के साथ भाग गई थी, उसके बारे में मिसिंग भी अपना दाखिल था। पुलिस ने ही वो मिसिंग को उसमें डिटेक्ट करवा दी थी। बाद में जो है लड़की ने जो 376 जैसे एलिगेशन किया, तो उसके बारे में ऑफेंस भी रजिस्टर करा दिया था और उसको अरेस्ट करवा के जो आरोपी जो है अभी MCR में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नाला सुपारा से ये दुर्भाग्यपूर्ण मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। देखिए, मामला है जहाँ 19 वर्षीय एक पीड़िता है जो लगातार मुंबई पुलिस से गुहार लगा रही थी कि उस पूरे मामले में उसको न्याय मिले। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले में जो है बलात्कार के मामले में आरोपी को अरेस्ट तो किया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आरोपी छूट गया था, फिर से उस लड़की के संपर्क में आया था। हालांकि लड़की बार बार ये कोशिश कर रही थी कि मुंबई पुलिस जो इस पूरे मामले में संज्ञानता ले और उस लड़के से उसको छुटकारा मिले, लेकिन लगातार वो लड़का उस लड़की को बहला फुसला कर जेल से आने के बाद भी लगातार वो लड़का प्रेशर बना रहा था कि उसके साथ संबंध शादी करेगा, लेकिन जबरदस्ती संबंध बनाया, जिसके चलते लड़की ने आत्महत्या कर ली। और वहीं लगातार जिस तरह से मुंबई पुलिस पे आरोप लग रहे हैं, उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पुलिस में कार्यरत API दीपक तिलंगने ने जिस तरह से उस पूरे मामले में उनकी मदद नहीं की, वो कहीं न कहीं उनको दोषी बताते हुए आज जो है परिवार के लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर पूरी तरह से जो है उस API के खिलाफ जो है धरने प्रदर्शन किया है। हालांकि अब जो उनके बड़े अधिकारी हैं एडिशनल सागर की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम इस पूरे मामले में जांच करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता तो जाहिर तौर पर इस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। और अभी तक क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये कहा जा रहा है कि सुसाइड नोट पुलिस ने बरामद किया है। उस सुसाइड नोट में क्या पुलिस पर किसी तरह के आरोप लगाए गए हैं? देखिए, सुसाइड नोट में साफ तौर पे कहा है कि वो जो लड़का है, आरोपी है, उसको कहीं न कहीं आरोपी बताते थे। ये बताया गया है कि उसने मानसिक तौर पर काफी परेशान किया। वहीं मुंबई पुलिस का भी जिक्र है कि मुंबई पुलिस ने कहीं इस पूरे मामले में गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया। यही वजह की पीड़िता जो है काफी दिनों तक, करीब 17 दिनों तक मुंबई पुलिस से गुहार लगा रही थी कि शायद मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में उसकी मदद करेगी, लेकिन मदद नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ उसी सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि मैं उस लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, और सुसाइड से पहले जो जिस तरह से सुसाइड नोट मिला है उसमें भी उसने कहीं न कहीं अपने प्रेम प्रसंग को लड़की ने व्यक्त किया है। तो जाहिर तौर पर ये घर वालों का कहना है कि लड़की पूरी तरह से जो है लड़के के पक्ष में थी, लड़का को चाहती थी, लेकिन जिस तरह से लड़के ने उसके साथ धोखा किया, मुंबई पुलिस ने पूरे मामले में उसके साथ जो है कहीं न कहीं न्याय के लिए जिस तरह से उम्मीद लगा रही थी, उस उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। यही वजह है कि उस पीड़िता ने जो है सुसाइड कर ली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मुंबई से सटे नाला सुपारा से ये मामला हमने आप तक पहुंचाया, जहां शादी के नाम पर लगातार शारीरिक शोषण एक लड़का करता रहा और आखिरकार थक हारकर पीड़िता ने आत्महत्या कर ली है। तो हाथरस गैंगरेप हत्याकांड के बाद जगह जगह से रेप और बलात्कार की घटनाएं सामने आने लगी हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश के रीवा जिले से भी दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत बहुती जलप्रपात के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 22 वर्षीय युवती की निर्वस्त्र हालत में लाश मिली है। लाश को बाहर लाकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं शव मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश पुलिस पर फूट पड़ा और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश के बाद चक्का जाम खोला गया। सिंह की कल रिपोर्ट हुई है जिस पर गुम इंसान कायम है और आरक्षक के विरुद्ध बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। उसको लाइन अटैच कर दिया गया है। उसका प्रतिवेदन जाएगा तो वरिष्ठ अधिकारी के पास, तो उस पर वरिष्ठ अधिकारी निर्णय लेंगे उचित। आज हम लोग जब इसकी तलाश विवेचना कर रहे थे तो बॉडी
यहाँ कूड़ा में उनके परिजनों ने संदेह व्यक्त किया कि वहाँ हो सकती है। हाँ मिली तो उसको ऊपर लेके आए हैं। मामला ये है कि 1 तारीख को बच्ची को मेरे को लूट किया गया, मोबाइल 500 रुपये एक पर्स है। किसके? मेरे बच्ची का अजय पांडे लूटा, उसके पिताजी का नाम है व्यासमुन पांडे। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि एसपी साहब पोस्टमार्टम मेरे बच्ची का करवाए। अगर नहीं गली थाना आज तक इंक्वायरी करता था तो मेरी बच्ची ये हालत पे आज मुझे उसकी बारी नहीं उठाना पड़ता था, वो मेरी बारी उठाती थी। यही बोलना चाहता। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी के भोपाल में मीडिया से बात करते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के भांडे जाने पर कहा कि उनका स्वागत है। चुनावी कार्यक्रमों के दौरान जो शासन, प्रशासन और हाईकोर्ट का निर्णय है सबको मानना होगा। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में बढ़े दुष्कर्म की रिपोर्ट पर धरने प्रदर्शन कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर झूठ बोल रही है। कांग्रेस का एक बात चरित्र मुझे समझ में नहीं आता, झूठ बोलना, जोर से बोलना और बार बार बोलना। अब एनसीआर की रिपोर्ट दुनिया जानती है 6 महीने पहले की होती है
और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से उनके कार्यकाल की रिपोर्ट है, उसके बाद कांग्रेस धरना दे रही है। अचंभा है ये। इल्जाम किसी और के सर आए, सिर्फ इतना सोच जब कांग्रेस रखती है तो हंसी आती है। इतना नहीं समझते कि ये पब्लिक है, सब जानती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि कमलनाथ भांडेर जाने वाले हैं। जी बिल्कुल, बता दूंगा पल्लवी, जिस तरह से पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह भांडेर को लेकर ग्वालियर की मुक्ता इन सीटों पर भ्रमण और यहाँ दौरे लगातार जारी हैं। और मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे चुनाव में अहम सीट है चंबल की सीट है, चूंकि यहाँ 16 सीटों पर अहम चुनाव है और यहाँ से ही प्रदेश की सत्ता की जो चुनौती है अभी उपचुनाव की, वो दोनों पार्टियों को तय करनी होगी। आरोप प्रत्यारोप के दौर में यह भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से पूर्व में ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह गढ़ माना जाता था और अब चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक है वो अब बीजेपी में हो चुके हैं। और यहाँ कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया के रहते हुए कांग्रेस ने पूर्व में कोई तैयारी नहीं की थी। अब चूंकि उनके लिए चुनौती होगा, चुनाव भी समय में उनको समय मिल रहा है। सीएम जब हुए थे तब वह इस क्षेत्र के दौर में देख नहीं पाए, किसी भी स्थिति को नहीं देख पाए। तो अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो अब कमलनाथ की इस पूर्व सीएम की इस दौरे को लेकर जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तंज कसते नजर आ रहे हैं और चुनावी समय पर वहां के दौरे को वह कहीं ना कहीं उन आलोचना के तहत दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल सुनील मालवीय हमारे संवाददाता भोपाल से इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। नरोत्तम मिश्रा बड़ा बयान यहां पर देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कमलनाथ भांडेर जा तो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन और हाईकोर्ट का जो भी निर्णय है, जो भी फैसला है, जो भी फरमान है, उसे मानना ही होगा। इसके अलावा आज मौन प्रदर्शन किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उस पर भी बड़ा बयान दिया नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है वो पिछले 6 महीने की है, तो कांग्रेस अपने कार्यकाल में बढ़े हुए अपराधों पर ही प्रदर्शन कर रही है। सुनील से हमारा संपर्क टूट गया है, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में मीडिया से बात करते हुए सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के भांडेर जाने पर कहा कि उनका स्वागत है। चुनावी कार्यक्रमों के दौरान जो शासन प्रशासन और हाईकोर्ट का निर्णय है सबको मानना होगा। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में बढ़े दुष्कर्म की रिपोर्ट पर धरने प्रदर्शन कर रही है और चिल्ला चिल्लाकर झूठ बोल रही है। तमाम बातें नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करने के दौरान कही। आपको बता दें कि भांडेर जाने वाले हैं कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, और जिस तरह से 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने इस समय कमर कसी हुई है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को लुभाया जा सके और अपने पक्ष में किया जा सके। इसी कड़ी में भांडेर का कार्यक्रम तय किया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। वहां जाकर वो जनता से संवाद करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो माहौल है वो अपने पक्ष में बना सके। पिछली बार के चुनाव की अगर हम बात करें तो भांडेर जो विधानसभा है वहां पर ना तो कमलनाथ गए थे और ना ही इस विधानसभा सीट पर खासा ध्यान दिया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पौड़ी के जिला अस्पताल के अंतर्गत संचालित महिला चिकित्सालय में मूल रूप से सेवाएं दे रही लैब टेक्नीशियन रेखा जोशी से अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड सैंपलिंग ड्यूटी करवाई जा रही है। रेखा के 1 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी सुविधा के लिए रेखा और उसके परिवार को जानलेवा खतरे में झोंक रहा है। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर रमेश राणा से एएनबी न्यूज द्वारा जब इस जानलेवा घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाया गया तो उन्होंने अजीब सा तर्क देते हुए मामले से पल्ला झाड़ लिया। मैं ये बताना चाहूँगी, जैसा कि आपने कहा कि अभी भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है उस पर सीधी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो महिलाएं छोटे बच्चों को दूध पिला रही है, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, उनकी ड्यूटी इस कोरोना काल में न लगाई जाए और कोविड टेस्टिंग के लिए स्पेशली उनको रखा जा रहा है। इवन उनकी नाइट ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं ये पूछती हूँ कि हमारी सरकार इतनी असंवेदनशील क्यों है महिलाओं के प्रति, और साथ ही साथ में हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं और हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री साहब
को मैं बोलना चाहूँगी कि आप कृपया इस पर अपना संज्ञान लें और इसके खिलाफ आप कुछ कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लीजिए। अस्पताल का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चिकित्सालय में मूल रूप से सेवाएं दे रही एक लैब टेक्नीशियन रेखा जोशी से अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड सैंपलिंग ड्यूटी करवाई जा रही है। रेखा के 1 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता, लेकिन जिला चिकित्सालय अपनी सुविधा के अनुसार रेखा जोशी की ड्यूटी इस समय कोविड सैंपलिंग में लगा रखी है और कहीं ना कहीं उनके परिवार को एक खतरे में डाला जा रहा है। जब सीएमएस से इस बारे में एएनबी न्यूज ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने अजीब सा तर्क देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने ये बात कही है कि जो कोविड सैंपलिंग के जो स्टाफ है वो इस समय छुट्टी पर है, इसलिए रेखा जोशी से ये काम करवाया जा रहा है। तो अजीब सा तर्क दिया गया सीएमएस के द्वारा और मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। हालांकि अब इसको लेकर जो क्रांति दल की नेता जिन्हें आपने सुना था, उन्होंने भी आवाज उठाई और उन्होंने कहा है कि इस तरह से जिला चिकित्सालय को संवेदनहीनता नहीं दिखानी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रेखा जोशी को इस डिपार्टमेंट से हटा देना चाहिए। हम आपको जानकारी दे दें कि रेखा के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बच्चा काफ़ी छोटा है और कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। बावजूद इसके कोविड गाइडलाइन को दरकिनार करते हुए पौड़ी का जिला अस्पताल इस तरह के कार्य कर रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक पाठक इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पौड़ी के जिला अस्पताल से संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। यहां एक महिला को कोविड सैंपलिंग की ड्यूटी में लगाया गया और बताया जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं महिला के। हमारा संपर्क टूट गया है प्रतीक पाठक से। तो उत्तराखंड के पौड़ी के जिला अस्पताल के अंतर्गत संचालित महिला चिकित्सालय में मूल रूप से सेवाएं दे रही लैब टेक्नीशियन रेखा जोशी से अस्पताल प्रशासन द्वारा कोविड सैंपलिंग ड्यूटी करवाई जा रही है। रेखा के 1 साल और 5 साल के 2 बच्चे हैं। भारत सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुसार दूध पिलाने वाली माताओं को कोविड ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। बावजूद इसके रेखा जोशी जो कि वहां पर काम कर रही हैं, कार्यरत हैं, वहां पर उन्हें कोविड सैंपलिंग की ड्यूटी में लगाया गया है और लगातार उनके और उनके परिवार की जान के साथ खिलवाड़ जिला चिकित्सालय कर रहा है। हालांकि कोई संतोषजनक जवाब सीएमएस से नहीं मिला है जब उनसे इस मामले पर बातचीत की गई और अब ऐसे में कई जो राजनीतिक दल की महिला नेता हैं वो इस पूरे मामले को उठा रही हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना महामारी के चलते पूरा देश थम सा गया और लोग भी घरों से बाहर कम ही निकल रहे थे, लेकिन अब जब अनलॉक 5 शुरू हो चुका है तो तीर्थ धामों में भी यात्रियों की रौनक दिखने लगी है। हालांकि विगत सालों की अपेक्षा इस बार यात्रा पर भारी असर नजर आ रहा है। 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदार बाबा के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है। वहीं सड़क मार्ग के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में भी चहल पहल अब दिखने लगी है। यहां पर यात्रियों का पंजीकरण किया जा रहा है। मेरा नाम शंकर रावत है, मैं यहाँ पे स्थानीय हूँ और मुझे इस बार यात्रा में ये लग रहा है कि सभी लोगों को, सभी तबके के लोग जो हैं उनका अच्छा बेनिफिट होगा इस बार। और 2-4 दिन पहले से अभी तक यहाँ सोनप्रयाग में अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है और मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे घोड़े खच्चर वाले हैं या गाड़ी वाले हैं या कोई भी स्थानीय यहाँ पे दुकानदार हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट हो रहा है विगत 2-3 दिनों से। और मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से भी ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए इस कोरोना महामारी में। धन्यवाद। स्थानीय लोगों को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से जो दर्शन करने आ रहे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो जो स्थानीय वहाँ के व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनको भी फायदा होगा। उनकी रोजी रोटी पर जो संकट मंडराया हुआ था वो खत्म हो जाएगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि अनलॉक 5 जैसे ही शुरू हुआ तो तीर्थ धामों में भी अब यात्रियों की रौनक दिखाई देने लगी है। केदार बाबा के दर्शन के लिए अब हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और ये जानकारी मिली है स्थानीय प्रशासन के द्वारा
कि हर दिन इस संख्या में जो है बढ़ोतरी हो रही है, लोग वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में वहां के जो स्थानीय जो रोजगार वाले लोग हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको भी खासा फायदा अब होने लगा है। सोनप्रयाग में काफ़ी हलचल अब दिखने लगी है। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना काल की वजह से तमाम जो तीर्थ धाम हैं या फिर जितने भी मंदिर मठ थे उन्हें बंद कर दिया गया था। ऐसे में लगातार जो लोग थे वो काफ़ी परेशान हो रहे थे। इसके अलावा जो छोटे व्यापारी हैं उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब हम धीरे धीरे अनलॉक के आगे चरणों में बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 5 शुरू हो चुका है। केदार बाबा के दर्शन के लिए अब लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। हालांकि विगत वर्ष से इस बार भीड़ कम ही है। कोरोना का काल है तो लोग डर के कारण भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अब स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर हो रही है। बड़ी संख्या में अब यात्री पहुंच रहे हैं और अच्छी बात यह है कि रोज ये जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। संख्या में इजाफा हो रहा है, यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। दर्शन के लिए काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी हैं उन्हें खासी जो परेशानियां हो रही थी, अब वो परेशानियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यपाल नेगी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्यपाल, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। केदार बाबा के दर्शनों के लिए अब भीड़ उमड़ने लगी है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से कोरोना की महामारी के चलते हुए और चारों धामों में जिस प्रकार से रोक लगी थी यात्रियों के आने पे, लेकिन अब जब अनलॉक 5 शुरू हो चुका है तो अब यात्रियों की जो दर्शनार्थियों की जो संख्या है वो भी तेजी से बढ़ने लग गई है। और पिछले 3 दिनों के दौरान जो है 2000 से ज्यादा लोग यहाँ पे पर डे बढ़ते जा रहे हैं और केदार बाबा के दर्शन कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पे जो रहने वाले जितने भी प्रकार के हमारे तीर्थ पुरोहित हैं और व्यवसायी लोग हैं, घोड़े खच्चर और जो डंडी कंडियों से यात्रियों को ले जाते हैं बाबा केदार के 19 किलोमीटर पैदल चल के, तो उन लोगों में थोड़ा एक आस जगी है कि अब उनकी थोड़ा रोजी रोटी जो इस समय ठप थी वो थोड़ा व्यवस्थित होने पे आई है। बिल्कुल, ऐसे में जानकारी आपसे ये भी चाहेंगे कि तमाम कोविड गाइडलाइन का भी पालन हो रहा है या नहीं, क्योंकि कोरोना का खतरा भी टला नहीं है। ऐसे में ये श्योरिटी होना भी जरूरी है कि कोविड गाइडलाइन का बिल्कुल अच्छे से पालन हो। जी, इस प्रकार से जहां तक सरकार की गाइडलाइंस है उसका भी पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय जिला प्रशासन पूरी तरीके से लोगों से नियमों का पालन करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन की वहां पे थोड़ा 1-2 दिन में जो यात्री अचानक बढ़ गए थे तो वहां पे अव्यवस्थाओं को देखते हुए थोड़ा नाराजगी यात्रियों में दिखी, क्योंकि उनको रात भर जो है बाबा केदार के आंगन में रात गुजारनी पड़ी और भजनों के साथ गुजारनी पड़ी, क्योंकि वहां पे जिस प्रकार मास्टर प्लान के चक्कर में जो नव निर्माण कार्य हो रहा है उससे भी लोगों को काफी रहने की दिक्कतें हुई, जिससे कई यात्री जो है बाबा के आंगन में बाहर में ही खुले ठंडे कड़ाके की ठंड में बाहर दर्शन करते रहे और कीर्तन भजन करके उन्होंने अपनी सारी रात गुजारी वहां। बिल्कुल, और अब जिस तरह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि अब चहल पहल भी काफ़ी देखने को मिल रही होगी। बताया जा रहा है कि जो सोनप्रयाग है, जो इतने दिनों से बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, वहां पर भी अब अच्छी खासी चहल पहल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, सोनप्रयाग जो यहाँ सड़क मार्ग का मुख्य पड़ाव है और यहाँ से अब केदार बाबा की यात्रा जो है यात्री यहाँ पे से शुरू करते हैं और यहाँ पे जो पार्किंग की भी व्यवस्था लास्ट गाड़ियों की यहीं पे होती है। लेकिन अब यहाँ पे जो व्यवसायी हैं, स्थानीय लोग हैं और यहीं से घोड़े खच्चरों की भी जो यात्री जाते हैं वो यहीं से शुरू होती है, तो उन लोगों के चेहरों में अभी 2 दिनों के अंदर जो है काफी खुशी दिखाई दे रही है और लगता है जो आने वाले नवरात्राओं के दिनों में यात्रा बड़ी तेजी से बढ़ेगी। और इन लोगों का कहना भी था कि अब हमें थोड़ा सी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम खाली हाथ बैठे थे, अब बाबा केदार के दर्शन करने लोग आएंगे तो थोड़ा बहुत हमारा भी परिवार और रोजी रोटी चलेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नेगी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज हम बनेंगे।